वंदे मातरम मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति की जो अवधारणा है अमेरिका से लिया गया है, यानी अमेरिका पहला गणतंत्रात्मक जो देश बना 1789 में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और पूरा सर्वोच्च शक्ति यानी कहने का अर्थ उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ निहित की गई हैं। समतुल जैसे आपके प्रधानमंत्री में शक्तियाँ हैं, वैसी बहुत सी शक्तियाँ उसमें निर्धारित की गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जो संसद होता है, जैसे भारत में जो संसद कहा जाता है, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। उसी प्रकार से अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं और उसमें सीनेट होता है तथा एक प्रतिनिधि सभा होता है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वैसे ही वहाँ सीनेट उच्च सदन होता है और प्रतिनिधि सभा जो होता है वह निम्न सदन होता है। वहाँ पर कार्यपालिका के रूप में आपको जो राष्ट्रपति कार्य करता है वह न सीनेट का सदस्य होता है, न जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है, उसका निर्वाचन होता है, यानी जनता डायरेक्ट वोट करती है और वह चुन के आता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती है। इसके विपरीत जबकि राष्ट्रपति का जो भी राष्ट्रपति का लिया गया है अमेरिका के संविधान से, फिर भी भारत के राष्ट्रपति में अलग प्रकार की शक्तियां निहित की गई है इस देश काल और इस यहाँ की आवश्यकता के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पे चुने जाते हैं, यानी इनको जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। अब यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन कैसे होता है, इनकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, विधायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है, कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को डिटेल्स में समझना होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं ताकि एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है इसका भाग 5 में वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति का संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, यानी वह अनिवार्य है। फिर देखिए अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, यानी अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, तो राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा और महान्यायवादी आते हैं। तो देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो रिपीट अगेन मैं कर रहा हूं, संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से 78 तक किया गया है। इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा एक महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखना है जो इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है, उसको हम लोग लेटर ऑन समझेंगे। अब आके देखें तो राष्ट्रपति किसी को बनना है तो उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। पहले 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते थे। प्रस्तावक का अर्थ हुआ कि किसी भी खास व्यक्ति के नाम को 50 लोग यहाँ सुझाव देंगे और 5 लोग सहमति प्रदान करेंगे, वो अनुमोदक हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो आप 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। भाग 5 में वर्णन है कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए तो राष्ट्रपति जो होता है राज्य का प्रमुख होता है। बहुत जगह लिखा है राज्य, दैट मीन्स यहाँ पर नेशन से मतलब है, क्योंकि संविधान में देश के जगह पर राज्य का ही वर्णन किया गया है। राज्य दैट मीन्स नॉट ए स्टेट, राज्य दैट मीन्स यहाँ पर नेशन, कंट्री की बात की जा रही है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही भारत देश का प्रथम नागरिक माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत ज़्यादा गलतियाँ लोग कर देते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो कौन कौन लोग शामिल होंगे और कौन कौन लोग शामिल नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो उसमें एक ध्यान देना है कि राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, वे लोग शामिल नहीं होते हैं। तो ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पर कि कौन शामिल होगा पहले समझते हैं, फिर समझेंगे कौन शामिल नहीं होगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। फिर आप देखेंगे तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। फिर आएंगे तो दिल्ली तथा पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे आपके शामिल होंगे। अभी कश्मीर को जब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो एक सवाल उठा था, सुप्रीम कोर्ट में पूछा भी गया था कि क्या
आपको कश्मीर के जो होंगे निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो जो भी प्रावधान किया गया है उसमें कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। यानी अभी भी आंसर करना होगा तो आपको करना होगा दिल्ली तथा पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। यानी ये हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब आगे आते हैं तो हम लोगों को यहाँ देखना होगा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर आते हैं तो कौन कौन शामिल नहीं होंगे, तो कौन कौन शामिल नहीं होंगे, तो अब आ जाइए। तो आप बोले थे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यानी किसी भी सेवा, कला या साहित्य के क्षेत्र में बहुत से गणमान्य लोगों को मनोनीत किया जाता है और भेजा जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2 अंगल भारतीयों को भी लोकसभा में वहां पर मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ देखें आप, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य है वो भाग नहीं लेगा। अब देखिए राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य यानी राज्य विधानसभाओं में भी जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ देखिए बहुत से राज्य हैं जहां पर राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद दोनों है, ठीक है। सब जगह तो नहीं है लेकिन कुछ जगह है। तो राज्य विधान परिषद जो होगा ना उसका निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग नहीं लेता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होंगे वे भाग नहीं लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है आप थोड़ा भी गलती नहीं करेंगे और आप अच्छे ढंग से डील कर लेंगे। चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो या आंकड़े से आधारित क्वेश्चन दे, चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप बना सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मतों का वेटेज देखना है। यानी आखिर वोट वहां पर होगा तो कैसे होगा, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये कैसे काम करता है, एकल संक्रमणीय का अर्थ क्या होगा। तो पहले मतों का हम लोग देखें वेटेज क्या है। तो देखिए कैसे किया जाता है। पहले देखा जाता है क्या कि एक विधायक का मत क्या होगा। तो एक विधायक का मत कैसे गणना किया जाएगा, कैसे यहाँ पर, तो देखें कुल जनसंख्या उस राज्य का देखा जाएगा। फिर उस राज्य में कितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ है और निर्वाचित सदस्य टोटल 243 है। तो यहाँ पर 13 करोड़ बटा 243 गुने 1/1000 करेंगे तो यहाँ से एक विधायक का मत मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, एक विधायक का मत मिल जाएगा। अभी प्रक्रिया रुकी नहीं, अब आगे क्या होगा, अब एक संसद का मत। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद एक संसद का मत देखा जाएगा तो सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत, यानी जितने राज्य हैं सभी राज्यों के विधायकों का कुल मत ऊपर लिख देंगे और संसद के निर्वाचित जितने सदस्य हैं उनसे भाग देंगे। तो यहाँ पर मत का निर्धारण होगा और वेटेज निकल जाएगा। चलिए इसके बाद समझते हैं कि पदावधि से संबंधित और सी बातें, शक्तियों से संबंधित और सी बातें। चुनाव के लिए जो योग्यता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है। सार्वजनिक किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ पद ऐसे हैं जो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, उपराष्ट्रपति भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ एवं राज्य का मंत्री भी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। अब हम लोगों ने समझा था एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, आखिर वोट का वेटेज तो हम लोग समझ चुके थे। तो वोट ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं तो अब क्या होता है कि वोट देने वाले लोग वोट कैसे देंगे, तो यहाँ पर वरीयता के अनुसार वोट देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं वोट देने के लिए आया तो मुझे यहाँ पर वरीयता देना होगा कि मैं इनको किस स्थान पर रखता हूँ, इनको किस स्थान पर रखता हूँ, इनको किस स्थान पर रखता हूँ। यानी वरीयता क्रम में मान लीजिए मेरे लिए ये 1 नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। मान लीजिए अब आप आए तो आपके लिए वरीयता पर ये जो कैंडिडेट है, जो भी राम श्याम मोहन समझिए यहाँ पर नाम है, तो वरीयता क्रम में इनको आप पहला वरीयता क्रम दिए, इनको आप दूसरा वरीयता क्रम दिए, इनको तीसरा दिए। कोई व्यक्ति तीसरा जो वोट देने आ रहा है तो वोट देने आ रहा है उसके लिए वरीयता क्रम में ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये वोट जितने भी वोट देने का अधिकार जिन लोगों को है वोट दे लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सबका वरीयता क्रम में पहला वाला काउंटिंग होता है।
यानी पहला पसंद कौन है सबसे अधिक है, यानी सबका वरीयता क्रम में एक वाला गिना जाता है और सबसे अधिक जिनका होता है वो राष्ट्रपति निर्धारित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो जाए कि पहली बार में राष्ट्रपति का निर्धारण न हो सके, यानी वोट क्लैश कर जाए, तो क्या होगा कि सबसे जो न्यूनतम प्राप्त करेगा वो क्या होगा कि वरीयता क्रम में पहली वरीयता क्रम यानी पहला प्रायोरिटी में जो सबसे न्यूनतम प्राप्त करेगा उसके मतों को कैंसिल कर दिया जाएगा और जो दूसरा वरीयता क्रम है उसको क्या किया जाएगा कि बाकी जो बचे उम्मीदवार हैं उनमें हस्तांतरित किया जाएगा और इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे जब तक कि राष्ट्रपति एक सिंगल रूप में चुना ना जा सके, क्योंकि एक ही राष्ट्रपति चुनना है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। आगे देखते हैं कि अब राष्ट्रपति जो शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति शपथ लेगा तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वहीं राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति अपने शपथ में कहते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। दूसरा कहते हैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा करूंगा। तीसरा कहते हैं भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये उपस्थित नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का इनको शपथ दिलाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो इन पर कुछ कंडीशन है कि वो संसद में किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा या आपका विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं तो उनको क्या करना होगा? त्यागपत्र देना होगा पद ग्रहण करने से पूर्व। साथ ही साथ उनको पद धारण करने के बाद वो राष्ट्रपति आवास निःशुल्क रहने को मिलता है, बहुत सा सुविधाएं उनको दी जाती है और जब तक वे राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उनका किसी भी भत्ता वगैरह और सुख सुविधा में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। अब आते हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति त्याग पत्र देकर तो उपराष्ट्रपति को हट सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि कार्यकाल के समय ही अगर राष्ट्रपति पर मान लीजिए महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया को समझ लिया जाए। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो देखिए संसद, पहले थोड़ा सा ये कुछ एक्स्ट्रा बातें समझेंगे। संसद होता है, इसमें 3 लोग होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, और लोकसभा प्लस राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने का मात्र एक ही तरीका है कि महाभियोग लगाना होगा। तो लोकसभा चाहे राज्यसभा, दो आपके ये जो सदन हैं, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है जिसका विघटन नहीं हो सकता है। ठीक है, लोकसभा डायरेक्ट चुनकर इसमें लोग जाते हैं इसलिए इसका विघटन होता है, यानी ये कभी भी समाप्त हो सकता है। अब ध्यानपूर्वक इसको भी हम लोग डिटेलिंग में लोकसभा और राज्यसभा टॉपिक पढ़ना ही है। अब क्या होगा कि महाभियोग के लिए 2 सदनों में से किसी भी सदन में आपका ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाते वक्त उस सदन के 1/4 सदस्य कम से कम होने चाहिए जो प्रस्ताव लाएं। फिर ध्यान देना है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना भी देनी होगी, यानी प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना भी देनी है। राष्ट्रपति अपना पक्ष रखवा सकते हैं किसी भी सदन में आकर अपने तरफ से। अब यहाँ ध्यान देना है कि एक सदन में प्रस्ताव आया तो ये प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजना होगा। जैसे समझे, अगर लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया तो प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्य कम से कम होने चाहिए। तो लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया तो ये राज्यसभा में भेजना पड़ेगा। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया तो लोकसभा में भेजना होगा। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से, यानी इसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, इसमें भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब जाकर राष्ट्रपति उस तिथि से अपने पद से हटना पड़ेगा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वह यह बन सकता है कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो लोग थे उनमें से कौन कौन राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेंगे या न लेंगे। तो ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानसभा
कि जो भी निर्वाचित सदस्य थे वो भाग नहीं लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे, लेकिन महाभियोग में ये लोग भाग नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए कि आखिर इनका शपथ होगा कैसे, ठीक है, इन पर महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगेगा। अब अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे इनके शक्तियों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।